नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम आपको इस वक्त की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताते हैं, साथ ही दो बड़ी खबरों पर चर्चा भी करते हैं। आज हम गाजा के भविष्य और कोंगो में मचे भीषण घमासान पर चर्चा करेंगे। साथ ही कार्यक्रम के अंत में आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें भी आपको बताएंगे। लेकिन आइए सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय हेडलाइंस। अमेरिका में भीषण विमान हादसा। वॉशिंगटन में यात्री विमान और सैन्य हेलीकॉप्टर टक्कर के बाद नदी में गिरे। निकाले गए 2 दर्जन से अधिक शव। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा नहीं बचा कोई जीवित। हादसे पर भी उठाए सवाल। हमास ने संघर्ष विराम समझौते के तहत गुरुवार को 8 बंधकों को किया रिहा। 3 इजरायली और 5 थाई नागरिक शामिल। सुपुर्दगी के समय एक बंधक के साथ धक्का मुक्की पर इजराइल ने जताई नाराजगी। स्वीडन में कुरान जलाने वाले आरोपी की हत्या। अदालत से फैसला आने से कुछ देर पहले मारी गई गोली। 5 गिरफ्तार। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने जताई चिंता। घटना के पीछे विदेशी हाथ होने का शक। कोंगो में बिगड़े हालात। गोमा शहर कब्जे के बाद M23 लड़ाकों का दक्षिण की ओर कूच। राजधानी किंशासा में भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। भारतीय नागरिकों को सतर्क रहने की दी सलाह। और आइए पहली खबर की ओर आपको लिए चलते हैं। गाजा में संघर्ष विराम समझौते के तहत इजरायली बंधकों और फलस्तीनी कैदियों की अदला बदली जारी है। वहीं 4 फरवरी को होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू की मुलाकात पर सबकी नजरें लगी हुई हैं। गाजा को खाली कराने के ट्रंप के बयान के बाद इस मुलाकात को लेकर हमास काफी डरा हुआ है। ये रिपोर्ट देखिए। हमास के कब्जे से बंधकों की रिहाई का सिलसिला जारी है। गुरुवार को कुल 8 बंधक रिहा किए गए। इनमें से 5 विदेशी हैं जबकि 3 इजरायली। इन बंधकों को हमास ने 7 अक्टूबर 2023 के हमलों के बाद अगवा कर लिया था। इसके बदले 110 फिलिस्तीनी कैदियों को भी रिहा किया जाना है। सबसे पहले इजरायली सैनिक अगम बिरगर को रेड क्रॉस के हवाले सौंपा गया। इसके बाद अरबेल यहूद और गादी मूशे मोसेस को रिहा किया गया। इनके साथ थाईलैंड के 5 नागरिकों को भी छोड़ा गया। खान यूनुस में इन बंधकों की रिहाई के दौरान भारी भीड़ द्वारा उनके साथ धक्का मुक्की किए जाने का आरोप है। हर बार की तरह इस बार भी रिहाई के लिए बड़ा सा स्टेज बनाया गया था जहां गाजा के लोगों की भारी भीड़ इकट्ठा थी। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इस घटना को अस्वीकार बताया है। नेतन्याहू ने वार्ताकारों से बंधकों की सुरक्षा की गारंटी सुनिश्चित करने की मांग की है। नेतन्याहू ने बंधकों की सुरक्षित रिहाई का आश्वासन मिलने तक फिलिस्तीनी कैदियों की वापसी में देरी किए जाने की बात कही है। उधर 4 फरवरी को होने वाली अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात से हमास की नींदें उड़ी हुई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप गाजा के लोगों को मिस्र और जॉर्डन में शरण देने का प्रस्ताव दे चुके हैं। इजराइल के दौरे पर गए ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने भी इस प्रस्ताव की वकालत की है। हालांकि मिस्र और जॉर्डन समेत दूसरे अरब देशों ने ट्रंप के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात करने वाले नेतन्याहू पहले विदेशी नेता होंगे। सवाल उठ रहे हैं कि गाजा को लेकर दोनों के बीच किस बड़े डील पर सहमति बन सकती है। उधर अमेरिका में ट्रंप की गाज हमास समर्थक छात्रों पर गिनने जा रही है। ऐसे सभी विदेशी छात्र जिन्होंने फिलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन में हिस्सा लिया था उन्हें नोटिस किया जा रहा है। ट्रंप ने उनका वीजा रद्द करने का फैसला किया है। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने अपने देश में UNRWA की गतिविधियों पर लगाए गए प्रतिबंधों को वापस लेने का अनुरोध किया है। इजराइल ने गुरुवार से फिलिस्तीनी शरणार्थी शिविरों में काम कर रही UN रिलीफ एजेंसी UNRWA से पूरी तरह से नाता तोड़ लेने का ऐलान किया था। इजराइल का एजेंसी पर हमास की मदद करने का आरोप है।
उधर बशर अल असद को सत्ता से बेदखल करने में अहम भूमिका निभाने वाले अहमद अल शरा को सीरिया का अंतरिम राष्ट्रपति बनाया गया है। और इस खबर पर ज़्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर राजन कुमार, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ जेएनयू से संबंधित हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर राजन कुमार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी, थैंक यू। पहला सवाल जो आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं वो सवाल ये है कि जिस तरह से गाजा में युद्ध विराम हुआ और उसके बाद अब थोड़े बहुत उतार चढ़ावों के साथ ये युद्ध विराम आगे बढ़ रहा है, बंधकों की और फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई हो रही है, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है, क्योंकि कुछ दिन पहले तक आप जानते हैं कि ट्रम्प के आने से पहले लग नहीं रहा था कि इस ढंग के सीज फायर की संभावना बनती है। और लेकिन स्टीव विटकॉफ जो कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, एनवॉय हैं ट्रम्प के, उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है और ट्रम्प का मैसेज सीधा उन्होंने नेतन्याहू को देके नेतन्याहू जी पे दबाव बना के एक तरह से वहाँ पे सीज फायर की संधि करवाई है। और जिसमें कि अभी आप देख रहे हैं ये फर्स्ट स्टेज है, मतलब जो रिजोल्यूशन का प्रोसेस होता है, जिसमें फर्स्ट स्टेज में आप सीज फायर करवाते हैं, फिर उसमें रिलीज होता है और फिर डीमिलिटराइजेशन यानी कि इजराइल वहाँ से विड्रॉ करेगा अपने फोर्सेस को। अभी आधे नॉर्थ में वहाँ पे अभी भी है, तो वो स्टेप अभी चल रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद आप देखें कि दूसरा स्टेज भी शुरू होगा। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो सीज फायर हो रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रेडिबल है और ये दोनों देशों के हित में है, इजराइल के भी हित में है और साथ में ये जो हमास है उनके हित में भी है, क्योंकि हमास का भी वहाँ पे काफ़ी जो सिविलियन थे, वहाँ पे सिविलियन पॉपुलेशन है, बच्चे हैं, वुमेन है, उनका काफ़ी नुकसान हुआ था। जी। तो अभी जो स्टेबिलिटी वहाँ पे आ रही है तो ये उनके लिए और पूरे विश्व के लिए भी एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है। लेकिन उसमें कई दिक्कतें हैं, यह मान के नहीं चलें कि ये जो प्रोसेस है ये काफ़ी स्मूथ होने वाला है, क्योंकि अभी तो सीज फायर की बात हुई है। उसके बाद होता है कि वहाँ पे जो हमास हैं उनके लिए जो वापस आए हैं या आएंगे और भी, तो उनके रहने के घर नहीं है, तो रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटी कैसे होगा। और फिर यह भी होता है कि रिकंस्ट्रक्शन के साथ साथ क्या वहाँ पे हमास को फिर से सत्ता में लाया जाएगा, अगर नहीं तो क्या फिर पीएलए को लाया जाएगा, पीएलए को अगर नहीं दिया जाता है तो क्या यूनाइटेड नेशन या उस ढंग की इंटरनेशनल पीस कीपिंग फोर्सेज होंगे। ये सारे मुद्दे हैं जिसपे कि अभी सेकेंड और थर्ड स्टेज में आप चर्चा करना पड़ेगा। लेकिन मेरे हिसाब से जो संघर्ष विराम हुआ है ये बहुत बड़ी राहत है वहाँ के वेस्ट एशिया के लिए और पूरे विश्व के लिए। डॉक्टर कुमार, आगे क्या होगा वहाँ पर? फ़लस्तीन किस तरह से वहाँ पर शासन होगा, इसको लेकर के अभी आगे चर्चा होगी। लेकिन इस सब के बीच जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का एक बयान आया था कि गाज़ा को खाली करवाना चाहिए, यहाँ से लोगों को जॉर्डन और इजिप्ट में भेजना चाहिए, और उसके बाद अभी 4 फरवरी को दोनों नेताओं के बीच में यानी कि बेंयामिन नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में एक मुलाकात भी होने वाली है। इसको लेकर के और इस बयान के संदर्भ में काफ़ी कुछ आशंकाएं और काफ़ी कुछ सवाल लोगों के जहन में हैं, क्या कुछ आप कहेंगे? जी, देखिए वो जो ट्रम्प का स्टेटमेंट था, चूंकि ट्रम्प एक रियल एस्टेट के टाइकून है, आप जानते हैं, एक बिजनेसमैन है, तो कई बार उनके स्टेटमेंट्स होते हैं, चाहे वो उस ढंग के स्टेटमेंट होते हैं जिसका कि उनको लगता है कि अगर चूंकि गाजा का जो इलाका है वो समुद्र का इलाका है, मेडिटेरेनियन एरिया है, तो उनको लगता है कि यहाँ पे बहुत अच्छा टूरिज्म डेवलप हो सकता है, यहाँ बहुत अच्छे इस एरिया का बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। लेकिन वह जो स्टेटमेंट है उसका काफ़ी क्रिटिसिज्म हुआ था, दुनिया के काफ़ी लोगों ने उसको काफ़ी आलोचना की थी। उसका प्रमुख कारण यह था कि उनका यह कहना था, कुछ लोग यह उससे एक अर्थ निकालने की कोशिश कर रहे थे कि अगर ये चले वहां से गाजा से अगर हमास को या वहां के जो लोग हैं उनको अगर भेजा जाएगा तो पहले का जो इतिहास है वहां पे, जैसे पहले जॉर्डन में काफी लोग गए थे, पहले जो वार हुआ था उसमें, तो वहां से कभी वापस नहीं आए। इजिप्ट भी काफी लोग पहले गए थे तो वहां से भी कभी वापस नहीं आए। और इसी कारण से आपने देखा कि इस बार जॉर्डन और इजिप्ट इत्यादि देशों ने बिल्कुल रिफ्यूज कर दिया था कि हम यहाँ पे जो जब वार चल रहा था, इजराइल का बॉम्बिंग चल रही थी, तो उस समय उन्होंने बोला कि हम यहाँ के रिफ्यूजीज को नहीं लेंगे, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि इजराइल फिर वापस और उसको नहीं आने देता है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में जो उनकी बात हुई थी, उनका कहना था कि इसको रियल एस्टेट एक प्रॉपर्टी के रूप में काफी अच्छे से डेवलप किया जा सकता है, जिसकी काफी आलोचना हुई थी। लेकिन जो अभी जो मुलाकात होने वाली है ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है जिसकी आपने चर्चा की है, कि अभी सबसे पहली मीटिंग जो ट्रंप की जो एक फॉरेन डिग्निटरी
की होने वाली है। एक तो इटली की इनॉग्रेशन में गई थी, उसके अलावा जो एक बायलैटरल मीटिंग के लेवल पे आप देखेंगे तो उसमें नेतन्याहू की विजिट जो है वो पहला विजिट है। तो ये दर्शाता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वहाँ पे निगोशिएशंस होंगे। जो स्पेकुलेशन है अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में वो यह है कि आखिर ये जो डील नेतन्याहू जो माने हैं, इसके बावजूद कि नेतन्याहू का खुद राइट विंग जो वहाँ पे फोर्सेस हैं नेतन्याहू की सरकार में, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आपने इस ढंग का डील कैसे किया, ये इजराइल के हित में नहीं है। और अभी हम हमास को नहीं कंट्रोल कर पाए, हिजबुल्लाह को भी नहीं कर पाए, ईरान से भी अटैक हो रहे हैं, हुतीज भी अटैक कर रहे हैं। तो वैसे में आपने ये डील के तो इंटरेस्टिंग स्पेकुलेशन यह है कि नेतन्याहू और ट्रंप में जो मुलाकात होगी उसमें नेतन्याहू को क्या मिलने वाला है। क्या वो ईरान पे अटैक करने की अनुमति मिलेगी, या फिर उनको कुछ जो मिलिट्री सपोर्ट मिलेंगे या पॉलिटिकल सपोर्ट मिलेंगे। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि नेतन्याहू के विरोध में भी इसराइल में काफी जनता है और उनका सर्वाइवल जो देखा जा रहा है वो इससे लिंक करके देखा जा रहा है कि वहां पे अगर जब तक युद्ध चलता रहेगा तब तक नेतन्याहू वहां पे बने रहेंगे। तो इस कारण से आप देख रहे हैं कि वहां डॉक्टर पे कुमार, यहाँ पर एक सवाल और आता है कि ट्रंप का अगर हम पिछला जो कार्यकाल है उसको देखें तो अब्राहम अकॉर्ड वहाँ पर आया था, और साथ ही साथ एक दूसरा तथ्य भी मैं यहाँ पर रखूँगा जो हमने अपनी रिपोर्ट में भी दिखाया था कि अमेरिका के अंदर किस तरह से उन छात्रों के खिलाफ जो फ़लस्तीन के समर्थन में वहाँ पर प्रदर्शन जिन्होंने किए हैं हाल के दिनों में, उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इन दोनों को अगर हम देखें, अब्राहम अकॉर्ड की बात करें, इस तरह की कार्रवाई की अगर हम बात करें, तो भविष्य किस ओर जाते हुए दिख रहा है आपको, गाज़ा का, वेस्ट बैंक का? देखिए दोनों सवाल अलग अलग हैं। हाँ, बिल्कुल और अलग है जी। जी 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 तो लेकिन जहां कहीं ना कहीं तक एक पता चलता है कि किस तरह का रुख है। जी जी बिल्कुल। तो देखिए अब्राहम अकॉर्ड में एक कोशिश थी कि जो अरबियन स्टेट्स हैं उसमें कि ईरान को हटा दिया गया था और जो शिया मुल्क हैं उसमें शामिल नहीं थे। तो एक प्रयास था कि फ़लस्तीन के इशू को एक तरह से उनसे जोड़ के रिजॉल्व किया जाए, और प्रयास यह भी था कि जो ईरान को अलग थलग किया जाए। तो बहुत ही जिसमें ये अब्राहम अकॉर्ड हुआ था और गल्फ स्टेट इत्यादि को उसमें शामिल किया गया था, तो उसमें काफ़ी संभावना बताई जा रही थी कि शायद ये हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जो वेस्ट एशिया का पॉलिटिक्स है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। और वहाँ ठीक पे है। अकॉर्ड अभी कर लेते हैं, अभी भी सीज फायर हमने कर लिया, लेकिन आप जानते हैं कि इतने इश्यूज हैं वहाँ पे कि बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पे अभी सीरिया में भी क्राइसिस चल रहा है, सीरिया से अमेरिकन फोर्स से ठीक है डॉक्टर कुमार, आने वाले दिनों में देखना होगा कि किस तरह से सब डेवलपमेंट होते हैं, क्या कुछ होता है। आप हमारे जी, साथ लेकिन बने रहिए। एक अभी वीजा वाली बात आपने बोली थी, तो ये जो है ट्रम्प जानते हैं कि वो अमेरिका में जो आपने बोला कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो किए थे फलस्तीन के सपोर्ट में, उसका वीजा विड्रॉल की बात की थी, तो ये ट्रम्प करेंगे। और चूंकि ट्रम्प की पॉलिसी काफी स्ट्रांग है इस लेके कि जो भी प्रो पैलेस्टीनियन है उन पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, इंटरनली भी और ठीक स्टूडेंट को भी है लेंगे। डॉक्टर कुमार हमारे साथ बने रहिए, एक और विषय है उस पर आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमको एक छोटा सा ब्रेक लेना है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। सर, आप ये बिल उस काउंटर पे जमा कर दीजिए। आंटी जी, मुफ्त इलाज की बधाई हो। मुफ्त इलाज? हाँ, मुफ्त इलाज। भाजपा सरकार बनते ही दिल्ली वालों को 10 लाख तक के मुफ्त इलाज की गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। खाने में कुछ स्वाद नहीं है। अरे किफायती लाल, सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। इधर कीमती लाल को देखो, खाना बना कमाल। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। Got it. सोचिए, अगर असल जिंदगी में ऐसी हालत हो तो कितनी मुश्किलें होती हैं, लेकिन शुक्र है बैंकिंग के लिए नहीं। अगर आपकी उम्र 70 साल से अधिक हो या आप दिव्यांग हो, तो बैंक आपको कुछ जरूरी बैंकिंग सुविधाएं घर बैठे बैठे दे सकता है। आरबीआई कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए। इन्वेस्टमेंट की रेगुलर इंफॉर्मेशन मिलती है क्या? बिल्कुल। पूछ। विड्रॉ करने के बाद पैसे कितने टाइम में मिलते हैं? सुन सवाल चंद, म्यूचुअल फंड सही है .com पर लॉग इन कर, वहां तेरे सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे, समझा? कौन सी वेबसाइट? म्यूचुअल फंड सही है .com। सही है। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। एमडीएच की देगी मीरज।
देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद कॉन्गो में हालात काफ़ी तनावपूर्ण बने हुए हैं। गोमा शहर पर M23 विद्रोहियों के कब्जे के बाद कॉन्गो के राष्ट्रपति फेलिक्स त्सिसेकेदी ने अपने देश के पूर्वी हिस्से में सरकारी सत्ता बहाल करने का संकल्प लिया है। वहीं M23 विद्रोही दक्षिण की ओर बढ़कर और अधिक क्षेत्र पर कब्जा करने की योजना बना रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कॉन्गो दशकों से भीषण गरीबी और आर्थिक बदहाली का शिकार इस मध्य अफ्रीकी देश में करीब 12 साल बाद अचानक विद्रोहियों का हमला तेज हो गया। पिछले कुछ महीने से जारी संघर्ष में M23 समूह ने देश के प्रमुख शहरों पर डेरा डाल रखा है। सबसे बड़े शहर गोमा में हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि यहाँ का हवाई अड्डा विद्रोहियों के कब्जे में आ चुका है। विद्रोहियों के हमले में कम से कम 13 शांति सैनिकों की मौत हो गई। अचानक गोमा में घुसे विद्रोहियों के हमले से सैनिकों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। हजारों सुरक्षा कर्मियों को हथियार डालने के लिए मजबूर होना पड़ा, तो कई शहरों में स्थानीय नागरिकों को उनके घरों से जबरदस्ती खदेड़ दिया गया। विद्रोहियों के कब्जे के बाद हजारों लोग अपने घरों से भाग चुके हैं। तकरीबन गोमा से ही अभी तक 10 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। रवांडा समर्थित विद्रोही संगठन M23 का गोमा पर कब्जे का मतलब कॉन्गो का अन्य देशों के साथ संपर्क का फिलहाल खत्म होना है, जो किसी गंभीर मानवीय संकट को जन्म दे सकता है। इस बीच कॉन्गो में जारी संघर्ष में शांति सैनिकों की मौत के बाद दक्षिण अफ्रीका ने रवांडा को विद्रोहियों का समर्थन नहीं करने की चेतावनी दी। कॉन्गो, अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र ने रवांडा पर M23 विद्रोही समूह का समर्थन करने का आरोप लगाया है। हालांकि रवांडा ने आरोपों को खारिज किया है, लेकिन उसने पूर्वी कॉन्गो में सैनिक और मिसाइल सिस्टम की तैनाती को स्वीकारा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक पूर्वी कॉन्गो में रवांडा के 4000 से ज्यादा सैनिक तैनात हैं। रवांडा के कदम से क्षेत्रीय संघर्ष के जन्म लेने की आशंका बढ़ गई है। साल 2012 में भी M23 के विद्रोहियों ने करीब एक हफ्ते के लिए गोमा शहर पर कब्जा किया था, लेकिन समझौते के तहत बाद में उसे हथियार डालने पड़े। दरअसल संसाधनों से भरपूर कॉन्गो पर कब्जे को लेकर संघर्ष का इतिहास काफी पुराना है। M23 विद्रोही संगठन मुख्य रूप से एक जातीय तुत्सी लोगों का एक समूह है, जो पूर्वी कॉन्गो में दशकों से वर्चस्व जमाने की कोशिश में लगा है। जातीय समूह तुत्सी का आरोप है कि उसे कॉन्गो की सत्ता में न तो उचित स्थान मिला और न ही उसे सेना में शामिल किया गया। इसी वजह से तुत्सी समुदाय ने विद्रोह को हवा देते हुए 2012 में सरकार को उखाड़ फेंकने की असफल कोशिश की। विद्रोह के बाद कई वर्षों तक ये संगठन निष्क्रिय रहा था, लेकिन 2022 में इस समूह ने फिर से हथियार उठा लिया। हाल के वर्षों में M23 ने कई गांवों और कस्बों पर कब्जा कर लिया। दरअसल पूर्वी कॉन्गो का ये क्षेत्र इससे पहले भी संघर्ष का केंद्र था। 1996 से 2003 के बीच संसाधनों के दोहन के लिए यहाँ कई विद्रोही गुट सक्रिय रहे, जो धातुओं, तांबे, कोबाल्ट, लिथियम और सोने की खदानों पर कब्जा जमाने के लिए खूनी संघर्ष में शामिल थे। आंकड़ों के मुताबिक 3 दशक से जारी संघर्ष के दौरान करीब 60 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। और आपको बता दें कि कॉन्गो में भारतीय दूतावास की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें वहाँ रह रहे भारतीय समुदाय से सावधान रहने, सतर्क रहने और सुरक्षित जगहों पर जाने को कहा गया है। हमारे साथ डॉक्टर राजन कुमार जुड़े हुए हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। डॉक्टर कुमार, अगर हम ये कॉन्गो के हालात की हम बात करें और मैं आपसे कहूं कि हमारे दर्शकों को सरल शब्दों में बता दीजिए कि क्या कुछ वहाँ पर हो रहा है और आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है और इसका कारण क्या है? देखिए, अगर आप इसको मैप को देखेंगे, डेमोक्रेटिक DPR कॉन्गो, कॉन्गो 2 है, एक दूसरा कॉन्गो है, ये जिसकी हम बात कर रहे हैं DPR कॉन्गो है जी। तो उसके ईस्टर्न बॉर्डर को अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको दिखेगा रवांडा, युगांडा ऊपर में दिखेगा, रवांडा, बुरुंडी, ये यही इलाका है। वो जो बॉर्डर का इलाका है वहाँ पे ये झगड़े हो रहे हैं। और वहाँ पे जो प्रोविंस है किवू, नॉर्थ किवू जो बोला जा रहा है, उसका गोमा कैपिटल है। ईस्टर्न एक प्रोविंस है, उसका कैपिटल गोमा, जिसको कि M23 रिबल्स ने कैप्चर कर लिया। M23 मार्च 23 मूवमेंट उसका जो नाम है। ये 2022 से एक्टिव हुआ था और अभी काफी एक्टिव है। और अगर मैं थोड़ा सा 1 मिनट के लिए मैं आपको इतिहास में ले जाऊं तो आपको याद
याद होगा एक फिल्म बनी थी होटल रवांडा, ये 1990 में जो रवांडन जेनोसाइड हुआ था, जिसमें कि हुत्सी जो वहाँ पे मेजॉरिटी ग्रुप है, उसने तुत्सी जो एक दूसरा जो ट्राइब जो कि अभी M23 का मेन फोर्स है, तो तुत्सी को ये लगभग 10 लाख लोगों को तुत्सी को हुत्सी ने मार दिया था उसमें। हुतू ने तुत्सी को मार दिया था। हुतू थे जो कि मेजॉरिटी थे, उन्होंने तुत्सी को मार दिया था। उसके बाद रवांडा में तुत्सी की गवर्नमेंट आ गई थी। और कॉन्गो में क्या हुआ कि कॉन्गो में उस ढंग का रोल तुत्सी को, जो तुत्सी ग्रुप्स हैं, उसको नहीं मिला। और अभी वहाँ पे जो गवर्नमेंट है उसमें, और वहाँ के जो मिलिट्री है उसमें, और जो M23 जो तुत्सी का जो रिबल फोर्स है जिसको M23 बोला जाता है, उनमें फाइट है। और M23 ने गोमा शहर को बोला जा रहा है कि लगभग कैप्चर कर लिया है। और ये जो कॉन्फ्लिक्ट है यहाँ पे, वहाँ पे यूएन के भी फोर्सेस हैं, यूएन के फोर्सेस हैं, यूएन का स्टेबलाइजेशन फोर्स मोनुस्को के नाम से है, वह भी वहाँ पे है। और उसका विड्रॉल चल रहा था पिछले 2 साल से। आप देखेंगे तो वहाँ पे विड्रॉल चल रहा था, क्योंकि जो कॉन्गो की सरकार जो है उसने बोला कि आप यहाँ से विड्रॉ करें। और उसी के सपोर्ट में, यूएन के सपोर्ट में, वहाँ पे साउथ अफ्रीका के भी फोर्स थे। और अब साउथ अफ्रीका बोल रहा है रवांडा को कि तुम जो यहाँ पे इंटरफेयर कर रहे हो डेमोक्रेटिक DPR कॉन्गो में, उसको बंद करो। और DPR इसलिए इंपॉर्टेंट है कि DPR की जो टेरिटरी है, क्षेत्र है, काफी बड़ा है। बोला जाता है कि इसका क्षेत्र लगभग जो पश्चिमी यूरोप का क्षेत्र है उसके बराबर है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि काफी रिसोर्सेस वहाँ पे, जो अब क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए जो यूज होता है, वहाँ पे यूरेनियम है, टंगस्टन है, कॉपर है, इत्यादि बहुत सारे इस ढंग के रिसोर्सेस हैं। और ये रिसोर्सेज पहले अमेरिका और पश्चिमी देशों के पास होता था। और कॉन्गो जानते हैं कि वो बेल्जियम का कॉलोनी था, 1960 में ये आज़ाद हुआ था। लेकिन अभी क्या है वहाँ पे कि सारे रिसोर्सेज, ज़्यादातर जो रिसोर्सेज हैं उसको चीन ने कब्जा कर लिया है। और चीन जो है DPR कॉन्गो की जो गवर्नमेंट है उसके साथ उनका एक बहुत सारे एग्रीमेंट्स हैं, उनको ड्रोन भी प्रोवाइड कर रहा है। और इस कारण से आप देख रहे हैं कि जो पश्चिमी देश जितना एक्टिवली इसको कंटेन कर सकते थे, वो थोड़े से उस ढंग से कंटेन नहीं कर रहे। उनको लग रहा है कि चूंकि चीन सपोर्टेड DPR है, मतलब कॉन्गो का जो रेजिम है चीन डॉक्टर सपोर्टेड कुमार, है। एक अंतिम सवाल है और संक्षेप में बताइएगा क्योंकि समय कम है। एक तो कई सारे देशों के वहाँ पर शांति सैनिक मौजूद हैं, करीब 13 देशों के वहाँ पर शांति सैनिक मौजूद हैं। और आपने एक बहुत महत्वपूर्ण ये तथ्य बताया कि चीन का वहाँ पर क्या कुछ फैक्टर है कॉन्गो के साथ में। तो ये जो M23 है, इसके साथ रवांडा के अलावा किसी और बड़े देश का किसी तरह का कोई समर्थन है क्या इसको? देखिए, अभी जो स्टेटमेंट्स आए हैं उसमें जैसे अमेरिका ने बोला है रवांडा को, और फ्रांस ने, कई देशों ने, पश्चिमी देशों ने बोला है कि आप वहाँ पे जो कर रहे हो उसको बंद करो। लेकिन मुझे लगता है कि वो सुपरफिशियल है। जिस ढंग का प्रेशर रवांडा पे होना चाहिए, जो M23 पे होना चाहिए, मुझे लगता है कि वो प्रेशर नहीं है। और उसका एक कहीं ना कहीं कारण चीन का जो इन्फ्लुएंस है कॉन्गो, DPR कॉन्गो, ठीक है। डॉक्टर कुमार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इन दोनों विषयों पर आपने हमारे दर्शकों के सामने काफ़ी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य और काफ़ी अच्छा विश्लेषण हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के उस पार हम आपको आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरें बताएंगे। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले, जहां जाएं रिश्ते बनाएं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए तेरा SIP के बारे में क्या ख्याल है? रिटायरमेंट अभी तो पूरी लाइफ बाकी है यार। पर तुझे नहीं लगता अगर रिटायरमेंट के बारे में अभी से नहीं सोचे तो आगे जाके प्रॉब्लम होगी? पर रिटायरमेंट के बारे में सोचना क्यों है इतना जरूरी? जब तक आप रिटायर हो जाएंगे महंगाई काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी इनकम वो तो रुक ही जाएगी। इसीलिए आज ही म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कीजिए और हर महीने थोड़ा थोड़ा करके धन इकट्ठा कीजिए एक कंफर्टेबल रिटायर्ड लाइफ जीने के लिए। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस खास कार्यक्रम में आज इतना ही, लेकिन जाते जाते हम आपको छोड़ के जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। आप हमारी पूरी टीम को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।
वॉशिंगटन में अमेरिकन एयरलाइंस के एक जेट के अमेरिकी सेना के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर से टकराने और पोटोमैक नदी में दुर्घटनाग्रस्त होने से 60 से अधिक लोगों के मारे जाने की आशंका है। घंटों से जारी रेस्क्यू अभियान के बाद अग्निशमन सेवा के मुखिया जॉन डेनली ने कहा है कि अब किसी के बचने की आशा नहीं है। घटना को लेकर उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वॉशिंगटन एयरपोर्ट के पास हुई इस घटना को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी घटना पर कई सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है कि प्लेन एक तय रूटीन पर रनवे की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन अचानक से हेलीकॉप्टर सीधे प्लेन की ओर आने लगा। आसमान साफ था, प्लेन की लाइट्स भी ऑन थी। हेलीकॉप्टर ने अपने सामने प्लेन को देखकर रास्ता क्यों नहीं बदला? कंट्रोल टावर ने हेलीकॉप्टर पायलट को जानकारी क्यों नहीं दी कि सामने प्लेन है? इस अनहोनी को रोका जाना चाहिए था। ये अच्छा नहीं हुआ। वैश्विक मीडिया सुरक्षा और अधिकार संगठन ने म्यांमार में 40 से अधिक पत्रकारों की हिरासत पर चिंता जताते हुए सभी को रिहा करने की मांग की है। वहीं रॉयटर्स की एक रिपोर्ट ने बताया कि देश का सैन्य शासन जुंटा जल्दी चुनाव कराने की तैयारी कर रहा है। ऐसे में देश के ज्यादा से ज्यादा हिस्सों में कब्जा करने की विद्रोहियों और जुंटा की कोशिश के चलते हिंसा बढ़ सकती है। स्वीडन में कुरान जलाने के मुकदमे में अदालत का फैसला आने से कुछ घंटे पहले आरोपी इराकी शरणार्थी सलमान मोमिका की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस सिलसिले में स्वीडिश पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन ने हत्या के पीछे विदेशी शक्ति का हाथ होने की बात करते हुए इस पर चिंता व्यक्त की है। रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध भीषण बना हुआ है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने ईरानी शहीद ड्रोन से सुमी को निशाना बनाया। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई। वहीं रूस के रक्षा मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि रूसी सेना ने यूक्रेन में विशेष सैन्य अभियान में पिछले दिनों यूक्रेनी सैन्य औद्योगिक सुविधाओं और यूएवी असेंबली कार्यशालाओं पर हमला किया है। दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा की बेटी को आतंकवाद के आरोप में गिरफ्तार किया गया। जुमा की बेटी पर जुलाई 2021 में दंगों के दौरान हिंसा भड़काने का आरोप है। जुलाई 2021 में हुए दंगों में 350 से ज्यादा लोग मारे गए थे। जुमा की बेटी डूडू जिले जुमा सम्बुदुला संसद सदस्य भी हैं। इसके बाद उन्हें अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें मार्च में होने वाली सुनवाई तक चेतावनी देकर रिहा कर दिया गया है।